हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे पूरी उम्मीद है और मेरी चाहत भी यही कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने अपने सारे कामों में जो भी आप कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी रहें। तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है राहुल और शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में वो जो सब्सक्रिप्शन के बाजू में बेल आइकन वाला बटन होता है ना, उसको भी दबा लीजिए। अब आप पूछेंगे ये भला क्यों, तो बेटा दो रीजन है। पहला, देखो जनरली आप जब बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो हो सकता है आपको सारी अपने प्रश्नों के सवालों के जवाब ना मिले, तो फिर क्या मिलना है आपको। यदि सवालों के जवाब नहीं मिलना है तो डाउट्स मिलना है, तो उन डाउट्स को क्लियर करने की जिम्मेदारी हमारी है। इसी वजह से शिक्षाशास्त्र की पूरी टीम आपको टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज चीजें प्रोवाइड कर रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकें। और बेल आइकन के बाजू वाला वो जो बेल आइकन वाला बटन है उसको दबाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो भी नए अपडेट आपके पास पहुंचेंगे वो सबसे पहले पहुंचना जरूरी है ना भैया, इसीलिए आपको ये काम करना है। चलिए, तो अब हम आज क्यों मिले हैं, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे 10th के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 की, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हमने पहला चैप्टर कंप्लीट किया, हमने दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया और फाइनली जाकर हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो यानी कि फर्स्ट चैप्टर का वीडियो और सेकंड चैप्टर का वीडियो ना देखा हो तो जाकर पहले उसको देख लीजिए, फिर आप यहां आइएगा तो आपको ये चीजें और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करना शुरू करते हैं, इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं करना है। देखो, कभी आपने सोचा है बच्चों कि ये जो हम सोना देखते हैं, सोना मतलब वो वाला सोना नहीं, कौन सा सोना, जो मम्मी लोग आभूषण पहनते हैं या जो लोग ज्वेलरी वगैरह खरीदते हैं उसमें देखा होगा सोना। क्या आपने कभी सोचा वो सोना चमकता क्यों है? क्या कभी ये संभव है कि वो सोना ना चमके? आप सोचेंगे सर ये कैसे हो सकता है। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो डायमंड होता है यानी कि जो हीरा होता है वो इतना क्यों चमकता है? क्या उसमें हम चमक कम कर सकते हैं? क्या कभी आपने सोचा है कि यार जो स्टील होती है उसका इस्तेमाल हम घरों में बर्तन बनाने के लिए ही क्यों करते हैं? अब ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? मैं इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि हमें जब इस चैप्टर में मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को पढ़ना है तो पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी भी तो जरूरी है ना लेना। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप सोने के बर्तन क्यों नहीं बनाते, आप सोने के आभूषण क्यों बनाते हो? ग्रेफाइट जो आप नॉर्मली पेंसिल में लिखने के लिए इस्तेमाल करते हो, उससे ब्रिजेस, उससे बड़ी बड़ी चीजें क्यों नहीं बनाते हो? तो कारण है कि कुछ चीजें होती हैं मेटल यानी कि धातु और कुछ चीजें होती हैं अधातु, और सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है। मतलब ऐसे देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि एक काम करो, आप जाके खली की तरह लड़ना शुरू कर दो WWE में, क्या ये पॉसिबल? नहीं ना, क्योंकि आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, आपका अपना एक कैरेक्टर है। तो ऐसे ही हमारे मेटल्स और इस नेचर में कुछ होते हैं नॉन मेटल्स। हालांकि एक चीज और होती है जिसे हम मेटेलॉइड्स कह देते हैं, बट फिलहाल के लिए क्योंकि चैप्टर में 2 नाम लिखे हैं इसलिए मैं आपको इन्हीं की बात बताने वाला हूं। तो हमें जानना है कि क्यों ऐसा होता है कि जो सोना है वो चमक रहा है, क्यों ऐसा होता है कि जो सोना है उसके सिर्फ आप आभूषण बनाते हो, यूजुअली आप बर्तन, हालांकि ऐसा नहीं कि आप बर्तन बना नहीं सकते, बना सकते हैं, पुराने जमाने में आपको देखने को मिलेंगे, बट हम जनरली नहीं बनाते। करेक्ट। क्यों ऐसा है कि चांदी जो है, जो कहने के लिए बहुत महंगी धातु है, चमकदार धातु है, पर साथ में वो इलेक्ट्रिकली बहुत ज्यादा कंडक्टिव है। यदि इलेक्ट्रिकली बहुत कंडक्टिव है तो हम उसके तार क्यों नहीं बनाते? मतलब यदि वो बिजली आसानी से हमें चलाने में मदद कर सकती है तो हम उसके तार क्यों नहीं बनाते? ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के प्रश्न ढूंढने के लिए हमें इस चैप्टर को पढ़ना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आइए बच्चों, हम यहां शुरू करने वाले हैं अपना मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर। पर चैप्टर को शुरू करने से पहले एक स्ट्रेटेजी बनाना जरूरी है। स्ट्रेटेजी का मतलब आपको सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम मेनली जो पढ़ेंगे वो क्या है, फटाफट से देख लेते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो मैं आपको ना यही बताता हूं एक चीज, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यदि आप इस पर्टिकुलर, इसको हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। जो बच्चे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि ये आपको ना आगे चल के पीरियोडिक टेबल पढ़नी पड़ेगी। ये एक पीरियोडिक टेबल होती है जो शायद किसी बच्चे ने देखी होगी, शायद किसी बच्चे ने नहीं देखी होगी, बट इसको जान लो भाई साहब, ये पीरियोडिक टेबल आपको अभी नहीं 11th और 12th में भी परेशान कर सकती है। ठीक है, तो ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें टोटल जनरली क्या होता है, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, है ना। एलिमेंट्स के बारे में तो आप जान ही चुके हो यदि आपने अपनी छोटी कक्षाएं पढ़ी अच्छे से। तो ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनमें से मैक्सिमम होते हैं मेटल्स। कहां होते हैं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। आ गया क्या पेन? पेन आ गया, पेन आ गया। हाँ बेटा, ये पहले तो यहां नोटिस कर लो, ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ये अलग से जो ग्रीन एरिया दिख रहा है, ये
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इन सब के नाम होते हैं, पर आपको नाम से भी मतलब नहीं है। ये जो लोग हैं, इसके लेफ्ट में जितने भी लोग हैं, यानी कि इस हिस्से के लेफ्ट में जो लोग हैं वो सारे के सारे हैं मेटल्स, और ये जो ग्रीन हिस्सा है इसके राइट साइड में जो लोग हैं वो कौन है? वो है भाई साहब नॉन मेटल। हिंदी में बोला जाए तो धातु और अधातु। तो ये कौन है? बीच में वो लोग हैं जो ना यहां जा पा रहे हैं ढंग से, ना वो यहां जा पा रहे हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड्स इंग्लिश में, और हिंदी में बोला जाता है उपधातु। ये दरअसल क्या होते हैं? ये बीच में फंसे हुए हैं, मतलब इनके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज किसकी होंगी बच्चों? मेटल्स की, और कुछ प्रॉपर्टी किसकी होंगी? नॉन मेटल। ऐसे समझ लो जैसे किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो या पापा से, तो वो नहीं बोल पाएगा, वो बोलेगा मम्मी पापा, फंस गया ना वो। वैसे इनके साथ होता है। एनीवेज, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि इस पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो होता है वो मेटल्स होता है, लगभग 80%। कितना परसेंटेज? 80% इस पूरे एलिमेंट्स की टेबल में मेटल होता है, वेयर एज बाकी रिमेनिंग पोर्शन नॉन मेटल और मेटलॉइड्स का होता है। अच्छा, मैं आपको यही एक बात बता देता हूं, वैसे तो काफी सारे एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन आज भी जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो लगभग 118 यानी कि 118 एलिमेंट्स की चर्चा होती है। तो फिलहाल के लिए आप भी इतना ही याद रखेंगे कि वी हैव 118 एलिमेंट्स, मतलब इस पूरी टेबल में लगभग 118 मेंबर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, चलिए मुद्दे पर आते हैं। मुद्दा क्या था कि भाई हमें पढ़ना क्या है, आप तो ये बताओ। तो पढ़ना क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। ठीक है, जो मैंने आपको बेसिक बात बताई। फिर हम बात करेंगे कि भैया ये जो मेटल है जिसके बारे में आप इतनी चर्चा कर रहे हो, कैसे पता लगेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है? तो उसकी हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। करेक्ट, जैसे एक मेल और एक फीमेल को हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर चेक कर लेते हैं। करेक्ट, कि भाई ये मेल है या फीमेल है। सिमिलरली यदि कोई मैंने आपको एलिमेंट पकड़ा दिया, मान लीजिए मैंने बोला कि ये चेक करो कि मेटल है कि नॉन मेटल, तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए ना, तो उनकी चर्चा करेंगे। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जैसे मेटल वैसे ही नॉन मेटल। आगे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब यूजुअली क्या होता है, कई बार ऊपर से देखने पर चीजें अलग दिखती हैं। ठीक है, जैसे कि आप मेल और फीमेल की बात है कि ना, कुछ लोग होते हैं जो ऊपर से देखने पर आपको मेल या फीमेल नजर आएंगे, बट अंदर से ठीक है उनका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब वो बायो का पोर्शन ऐसा क्यों होता है? क्रोमोसोम्स, हार्मोन्स, इन सब के इश्यूज होते हैं, बट द पॉइंट इज कि अंदर से उनका बिहेवियर अलग होता है। तो मेटल जो होती है बाहर से अलग बिहेव करेंगी, पर यदि हमें उनके अंदर का बिहेवियर चेक करना है, नॉन मेटल के अंदर का बिहेवियर चेक करना है, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज को भी पढ़ना पड़ता है। तो इस चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात करनी है। ठीक है बच्चा? ओके। फिर हम बात करेंगे हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। अब भाई आपने एक तरफ मेटल बोला है, एक तरफ नॉन मेटल बोला है, तो क्या ये आपस में कंबाइंड होकर कोई रिएक्शन हमें दे सकती है? तो उसकी चर्चा भी हमने इस चैप्टर में जाके करनी है। फिर हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स। बेसिकली यहां मेटलर्जी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। देखो, आपने सुना होगा, जैसे कि आपने यदि KGF मूवी देखी, तो KGF मूवी में क्या पता चला कि यार कोलार एक जगह है कर्नाटक के आसपास, वहां जाके हमें बहुत सारा सोना मिला। करेक्ट, उसका नाम ही था कोलार गोल्ड फील्ड। अफ्रीका जो है, अफ्रीका रीजन, वहां बहुत ज्यादा मिनरल्स निकलते हैं, जहां से हम क्या निकाल सकते हैं? बहुत ज्यादा सोना, हीरे, है ना। तो ये जो निकलते हैं एलिमेंट्स के फॉर्म में, मेटल्स या नॉन मेटल्स के फॉर्म से, तो वो चीज हमें पर्टिकुलर एक जगह पे, पर्टिकुलर एक रीजन में, क्लाइमेटिक कंडीशन में क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो मेटल्स होती हैं ये एक स्पेसिफिक जगह पर या स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशन में ही डेवलप होती हैं। तो हम बात करेंगे ऑकरेंस ऑफ मेटल्स की, कैसे आपको मेटल्स देखने को मिलेंगी, किस फॉर्म में मिलेंगी, कैसे हमें उसको निकालना है। करेक्ट, ओके। जैसे आपने एक मूवी देखी थी ना, कौन सी मूवी थी वो? मुझे याद है, फुकरे नाम था शायद मूवी का ना, फुकरे। उसमें फुकरे शायद 2 वाला पार्ट था कि 3rd वाला, उसमें वो लोग जाते हैं अफ्रीका क्या निकालने के लिए? हीरा निकालने के लिए, सोना निकालने के लिए। याद है आपको? चलिए फिर हम बात करेंगे कोरोजन की, क्योंकि आप मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर रहे हो, तो वो मेटल्स खराब भी तो हो सकती ना। यदि मेटल खराब होने लगी, जैसे कि आपके घर के बाहर अभी बारिश का मौसम है, तो शायद लोहे में जंग लग रही होगी, मेटल खराब हो रही है, तो वो मेटल जो खराब हो रही है उसको क्या बोलेंगे? कोरोजन। ठीक है, उस पर चर्चा करेंगे। और फाइनली थोड़ा बहुत हमें देखना है एलॉयज। एलॉयज मतलब जैसे कि आप अपने घरों में बर्तन इस्तेमाल करते हो ना, स्टील, बेटा वो स्टील एक्चुअली एलॉय है। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, मतलब ना वो अकेला लोहा है,
एक्चुअली में सिर्फ मेटल नहीं होती, उसमें नॉन मेटल्स भी होती हैं। ना वो अकेला लोहा है, ना वो अकेला निकेल है, ना वो अकेला क्रोमियम है ना। आपको हो सकता है ये नाम सुनने में पहली बार अजीब लग रहा हो, बट मैं बस इतना बताना चाहता हूं, जैसे आप पानी को नमक में मिला देते हो और एक सॉल्यूशन बना लेते हो ना, वैसे ही यदि हम एक धातु को किसी दूसरी धातु के साथ, एक मेटल को किसी दूसरी मेटल के साथ, या फिर दो अलग अलग मेटल्स, दो अलग अलग नॉन मेटल्स को मिला दें तो एलॉयज बन जाता है। बेसिकली धातुओं और उपधातुओं यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर होता है ना, जैसे कि आप अपने घरों में देखते हो स्टील। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पूरे चैप्टर को लेकर आगे बढ़ेंगे, बट फिलहाल हम सबसे पहले बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब देखो ध्यान से मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैंने अभी आपको क्या बताया कि यार लगभग 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहां लिखा भी है। भाई साहब कितने एलिमेंट्स हैं आपके पास? लगभग 118 एलिमेंट्स। देख रहे हो आप, इतने सारे एलिमेंट्स हैं प्रभु जी हमारे पास। नहीं, इसको चेंज कर लेते हैं अपन, कितने हैं? लगभग 118 एलिमेंट। देख रहे हो आप, और ये तो अभी बात हुई है कि इतने निकल चुके हैं, लेकिन क्या लगता है यदि आप गूगल करोगे तो अभी भी आपको एक आध एक्स्ट्रा मिल जाएगा, मतलब क्योंकि पैरेलली रिसर्च तो चल ही रही है। तो पॉइंट क्या है कि इतने सारे जो आप एलिमेंट्स देखते हो, ठीक है, इनमें यदि हम ध्यान से समझें तो हमें पता लगेगा कि यार कुछ हमने ना नेचुरली मिल गए, मतलब खोजा भी नहीं की, खुदाई की। ठीक है, जैसे कि आपने मूवी की बात की ना KGF, या फिर जैसे KGF की बात कर लेता हूं मैं। KGF मूवी में आप क्या करते थे? खदानों से निकालते थे, वो मिट्टी निकलती थी और वो मिट्टी में से हमें निकल जाता था सोना, करेक्ट। तो जब आप उस मूवी को देखते हो तो आपको क्या पता चलता है कि यार मैंने धरती को खोदा और मुझे वहां से सोना मिल गया। तो ये तुमने बनाया कि धरती ने आपको दिया? ये तो प्रकृति ने यानी कि नेचर ने आपको प्रदान कर दिया। इसका मतलब जनरली जैसे कि सोने की बात करूं तो ये कौन सी मेटल हो गई? ये अपने आप में, या अभी मेटल की बात नहीं करूं तो ये कौन सा एलिमेंट हो गया? ये सब नेचुरली मिल रहा है, तो इसको हमने बोल दिया ये नेचुरल एलिमेंट है हमारे लिए, करेक्ट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो सिंथेसाइज होते हैं, यानी कि जो मैन मेड होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो नेचर से मिलते हैं, और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो सिंथेसाइज्ड होते हैं, यानी कि मैन मेड हो सकते हैं, ठीक है, सिंथेटिकली प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, करेक्ट। अब इतने सारे जो एलिमेंट्स आपके सामने रखे हैं, अब इनको पढ़ने के लिए, आपको समझने के लिए क्या हुआ, साइंटिस्ट ने क्या किया कि यार इतनी सारे एलिमेंट्स हैं तो पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सबका बिहेवियर अलग है, ठीक है, सबका कैरेक्टर अलग अलग है। तो उन्होंने क्या किया, एक काम किया, उस पूरे एलिमेंट की टेबल को ना 3 हिस्सों में बांट दिया। कौन कौन से 3 हिस्से? मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अभी मैंने आपको बताया ना, यदि हम टेबल, मुझे आप ऐसे समझ लो कि ये बोर्ड पूरी टेबल है, तो राइट वाला हिस्सा क्या था? ये वाला हिस्सा, राइट लेफ्ट नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो आपको लगेगा मैं उल्टा बोल रहा हूं, बेटा ये वाला जो है ना मेरे लिए राइट है, बट आपके लिए समझ लो कि ये वाला जो हिस्सा था वो टेबल में कौन सा था? मेटल्स का, लगभग 80%। यहां लेफ्ट साइड में या टेबल के इस हिस्से में नॉन मेटल्स हुआ करते थे, और बीच में फंसे थे कौन? मेटलॉइड्स। 80% मेटल्स होते हैं और लगभग 22 नंबर में आपके नॉन मेटल्स मिलते हैं। एनीवेज हम चर्चा करेंगे आगे। तो आपने क्या बोला कि यार इतने सारे एलिमेंट्स हैं, हम इनको नहीं पढ़ सकते, तो कुछ कैरेक्टर के हिसाब से उनको क्या कर दो? क्लासिफाई कर दो। तो हमने उनको मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स में क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। चलिए, तो अब हमें फटाफट से जानना है कि क्या है भाई ये मेटल्स और क्या है ये नॉन मेटल्स। प्यारे बच्चों, जब आप इस चैप्टर में आगे जाओगे तो मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से पढ़ना है, बट यहां भी थोड़ा बहुत जिक्र है कि किसी को मेटल कब बोलना है और किसी को नॉन मेटल कब बोलना है। तो आप ना बहुत सारी चीजों पर ध्यान नहीं देना अभी, हालांकि लिखा क्या है वो आप पढ़ सकते हो, बट मेरा ध्यान, या मैं चाहूंगा कि आपका पूरा ध्यान यहां होना चाहिए, ठीक है। कहां गया वो? ये चीज, जो मेटल्स होते हैं दे टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म पॉजिटिव आयंस मेकिंग देम इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस बात पर आपका ध्यान होना चाहिए मेनली। बाकी सारी चीजें तो अभी जब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे ना, ये जो लिखा है ना, लश्यर, स्मेलेबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर, ये सारी चीजें अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर हो जाएंगी। फिलहाल आपका ध्यान होना चाहिए कि यदि मुझे मेटल की डेफिनेशन देनी है तो ये सारे पॉइंट तो आएंगे ही, बट साथ में आपको ये भी बोलना है कि यूजुअली या जनरली मेटल्स टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और वो खुद क्या बन जाते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सर ये क्या बोला? देखो मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल लेते हैं। क्या आप जानते हो कि ये जो सोडियम होता है ये अपने आप में मेटल बोला जाता है? नहीं जानते तो जान लीजिए, मैं आपको बताता हूं क्यों बोला जाता है। अच्छा, वैसे मुझे पता होगा कि आप लोग YouTube तो देख ही रहे होंगे। YouTube पे आपने एक चैनल देखा है, क्या नाम है उनका? मिस्टर इंडियन हैकर।
प्लेटिनम आर्मी, ऐसा कुछ बोलते हैं वो लोग अपने आप को, ठीक है। तो वो ना उनका, यदि आप शुरुआत के वीडियोस देखोगे ना, तो शुरुआत के वीडियोस में उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट्स किए साइंस वाले। आजकल तो उनके वीडियोस आपको रैंडम मिल जाएंगे, मतलब कुछ भी बात कर रहे हैं उसमें, बट शुरुआत में बड़ा साइंस के एक्सपेरिमेंट करते थे। तो जब उन्होंने साइंस का एक्सपेरिमेंट करना दिखाया था, तो उन्होंने सोडियम मेटल को पानी के ऊपर डाल के दिखाया था। तो यदि आपने कभी वीडियो ना देखा हो तो एक बार देखिएगा जरूर। उसमें क्या होता है, या रैंडमली आप कोई भी देख सकते हैं, सोडियम मेटल को जब हम पानी में डालते हैं ना, बहुत जल्दी रिएक्ट करती है, उसमें बम बम करके आग पड़ के वो है ना रिएक्ट करती है। पॉइंट क्या है, सोडियम एक मेटल है। अब सर आपने तो बोल दिया मेटल, लेकिन आपकी डेफिनेशन क्या कहती है, यदि कोई मेटल है तो वो यूजुअली मतलब वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, छोड़ने का प्रयास करेगा। इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, वो लूज करना चाहेगा। क्यों लूज करना चाहेगा और क्यों वो अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव बनाएगा, मैं समझाता हूं। देखो बेटा, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। 11 का मतलब इसके पास प्रोटॉनों की संख्या कितनी है सर, 11। और क्योंकि अभी ये जो सोडियम है ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब क्या इस पे कोई प्लस या माइनस है, नहीं ना, इसका मतलब ये आयनिक फॉर्म में नहीं है, ये न्यूट्रल है। इसका मतलब प्रोटॉन भी इसमें 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं, 11। अब 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उन्होंने नेगलिफाई कर दिया, नलीफाई कर दिया, इसलिए अभी ये न्यूट्रल। लेकिन जब मैंने इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा, यानी कि ये देखा कि ये अंदर से कैसे दिखता है, तो पता लगा कि सोडियम के, यदि मैं सोडियम को बनाऊं तो सोडियम का जो पहला वाला शेल होता है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, वहां मुझे क्या पता चला, वहां मुझे पता चला कि पहले में बैठे होंगे कितने इलेक्ट्रॉन सर, 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 11 है, तो 2 बैठे होंगे, 8 बैठे होगा और 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट शेल ऑफ एनर्जी, जहां केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फिर जो अगला हमें दिखा उसमें क्या मिला सर, अगले में हमें पता चला कि अगले में तो होंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 8 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उनका ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बैठ गए। फिर अगले में हमें देखो, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला शेल है बच्चा, वहां कितने हमें देखने को मिल रहे हैं, वहां देखने को मिलेंगे केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन। केवल और केवल कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। अब दिक्कत यहीं आ गई सोडियम मेटल को, क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री है सब्जेक्ट, वो हमें यह बतला चुका है कि यदि किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसको लास्ट एनर्जी शेल में, यानी कि जो भी उसका लास्ट सर्किल है, ऑर्बिट है, उसमें कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए भैया, उसमें होने चाहिए 8। ऑक्टेव रूल तो यही कहता है, पर इन भाई साहब के पास केवल 1 है। तो अब ये ना हो गए कंफ्यूज, बेसिकली ये हो गए अनस्टेबल, इनका दिमाग खराब। अब ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि यार ये जो भाई 1 इलेक्ट्रॉन है ना, इसका कुछ हिसाब करो। तो हिसाब करने का मतलब क्या हुआ, इसको क्या बनाना है, 8। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं 7 इलेक्ट्रॉन यहां कहीं और से ले आऊं, या अपना 1 इलेक्ट्रॉन कहीं और दे दूं? ज्यादा आसान क्या पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को लाना या 1 इलेक्ट्रॉन को भेज देना? आप भी कॉमन सेंस लगा सकते हो ना कि सर इससे बेटर क्या है, 7 नए लोगों को लेके आओ, इससे अच्छा अपना किसी को दे दो, झंझट ही खत्म। तो सेम सोडियम ने किया। सोडियम क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन ना उड़ा देता है, किसी को दे देता है। अब सोडियम जब अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है बच्चा, तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई, पहले 11 थी, अब 1 निकल गया, तो कितना बचा, 10 बचा। तो आप मुझे बताओ, प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या में अंतर आ गया ना, ज्यादा कौन है, प्रोटॉन कि इलेक्ट्रॉन? ज्यादा हो गए प्रोटॉन, इसलिए ओवरऑल इस सोडियम पर हम 1 प्लस चार्ज लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे समझ लो कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो मैं पॉजिटिव हो गया। और दूसरा तरीका समझने का क्या है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन जैसे 1 इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई, तो ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि अब हमें ये पता लग गया कि सोडियम एक मेटल आप इस वजह से कह रहे हो क्योंकि भाई साहब इसको बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ा। मतलब पड़ा क्या, हाँ मतलब पड़ा बोल सकता हूं। क्यों मैं बोल सकता हूं, क्योंकि यार उसको जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करने को मिला तो वो क्या हो गया, खुद में खुश हो गया कि यार अब ठीक है, अब सब बढ़िया है गुरु, स्टेबल हो गया मैं। तो वो स्टेबिलिटी क्यों आई, क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता था, और यही अपने आप में मेटल की खासियत होती, और यही चीज आपको याद भी रखनी है। दैट इज वाई जो मेटल्स होते हैं वो अपने आप को इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी बोल देते हैं। क्लियर? ओके। बाकी सारी चीजें साइड ऑन है, जो भी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में कवर भी करेंगे कि लश्यर ये वो इनका डेम का, ठीक है, करेक्ट। अच्छा, ऐसा नहीं कि आप सोडियम की बात करना चाहते हो, यदि आप कोई दूसरी मेटल लेते हो, फॉर एग्जांपल आप पोटेशियम ले लीजिए जिसका एटॉमिक नंबर 19 होता है, उसके साथ भी ये होता है, मैं आपको बताता हूं, है ना। या फॉर एग्जांपल मैंने क्या उठा लिया, कैल्शियम उठा लिया। अब कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चा, 20 होता है। अब 20 का मतलब क्या होता है, यहाँ 2, 8 और 10,
2, 8 और 10, यानी कि पहले वाले सर्किल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको? 2, उसके बाद वाले सर्किल में आपको मिलेंगे 8 और सबसे लास्ट वाले में कितने मिलेंगे? 10। अब हमें यह पता था कि लास्ट में यदि हमें अपने आप को स्टेबल रखना है, यानी कि बिना किसी टेंशन के रखना है, तो 8 होने चाहिए। इनके पास तो 10 है, यानी कि कितने एक्स्ट्रा है सर? 2 एक्स्ट्रा है। तो कैल्शियम बोलेगा इनको बाहर निकालो, क्योंकि इन दोनों के चक्कर में मुझे हो रही है टेंशन। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर निकलेंगे, तो भाई साहब क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, पहले मेरे पास 20 ही प्रोटॉन थे और 20 ही मेरे पास इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 2 निकल लिए। इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? अब आप बड़ी आसानी से बोल सकते हो सर कि अब इनके पास 20 प्रोटॉन रहेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 20 नहीं रहेंगे, बल्कि सर अब हो जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन तो किसी को दान कर दिए, ठीक है। इसीलिए कैल्शियम के ऊपर आता है 2 पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन निकले ना, इसलिए 2 पॉजिटिव। तो ये मेटल्स क्यों है? क्योंकि आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करती है। क्लियर बच्चा? ठीक। अब जैसे आपने मेटल्स की चर्चा की, जस्ट इसका अपोजिट होता है कौन? नॉन मेटल्स। फिर मैं आपको क्या बोलूंगा? मेटल्स की तरह नॉन मेटल की अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि उनमें चमक कम होती है ना, वो आसानी से हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकती। बेटा ये हम कवर करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में, इसलिए अभी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान जैसे यहां किस पर लाया था मैं, कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकते हैं, तो मेटल्स। उल्टा यदि मैं इलेक्ट्रॉन्स को खा सकता हूं, मेटल्स ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, अपने शरीर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। नॉन मेटल्स कहेंगे उल्टा करो, इलेक्ट्रॉन्स को आने दो। तो जस्ट अपोजिट हमने किसको पकड़ना है? नॉन मेटल्स को। फॉर एग्जांपल, अच्छा नॉन मेटल्स का मैंने बताया ना फंडा टेबल के राइट साइड में होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक रख रहा हूं नॉन मेटल, आप पहचानेंगे कैसे कि नॉन मेटल है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला क्लोरीन। अब ये जो क्लोरीन होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है बच्चा 7। अब आप बताओ 7 का मतलब सर इसमें प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी 17। क्यों मैं बोल रहा हूं ऐसा? क्योंकि अभी इस पर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है इसका मतलब ये अभी न्यूट्रल है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, कोई समस्या नहीं। फिर किसी ने हमको बोला कि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि किस तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो बताओ। हमने कहा बता देते हैं, ठीक है। तो 17 का मतलब बेटा 2, 8 और 7, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। इधर देखो, ये है क्लोरीन, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ये क्या हो गया? उसके एनर्जी शेल, जहां इलेक्ट्रॉन धूम मचा रहे होंगे। तो मैंने बोला एक काम करते हैं, यहां इलेक्ट्रॉनों को देखते हैं क्या मचा रहे हैं, धूम मचा रहे हैं। तो पहले में कितने होंगे सर? 2, फिर होंगे सर 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। आप मुझे बताओ, हमने रूल क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री का रूल ये है, ऑक्टेव रूल ये है कि यदि हमें खुद को स्टेबल करना है तो 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, लेकिन क्लोरीन के पास कितने हैं? केवल 7 हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या 7 इलेक्ट्रॉन्स दान करना आसान है या कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को लेना आसान है? ऑब्वियस सी बात है ना, इसके पास पहले से 7 है, इसको बस कहीं से यदि एक मिल जाएगा तो वो 8 बना लेगा। तो क्लोरीन यही काम करता है। क्लोरीन क्या करता है? कहीं से एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेता है, और जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन उधार ले लेगा तो भाई साहब इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स की जगह अब कितने हो जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। इसलिए ओवरऑल इसमें एक नेगेटिव एक्स्ट्रा बढ़ गया, इसलिए हम क्लोरीन को फिर माइनस आयन से रिप्रेजेंट करते हैं जब वो स्टेबल हो जाता है। मुद्दा ये है कि क्लोरीन अपने आप में क्या मिलेगी? क्लोरीन अपने आप में मिली एक नॉन मेटल। कैसे पता किया? मुझे पता लगा कि यदि इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकती है आसानी से, तो मैंने उसको नॉन मेटल बोल दिया। बस इतना ही आपको पकड़ के चलना है, बहुत ज्यादा इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि अब में हम बात करेंगे इसके आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज की, और जैसे ही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करना शुरू करेंगे तो आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो वहां पॉइंट आपके लिखे थे। बट कुछ बातें और कर लेते हैं। आपका दिमाग ये जरूर कह रहा होगा कि सर हम इतनी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात क्यों कर रहे हैं बच्चा? तो नॉन मेटल्स एंड मेटल्स की चर्चा आज से नहीं है। आप जानते हो, जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो या आपने कोई हिस्ट्री के अलावा, हाँ हिस्ट्री में जनरली हम देखते हैं हड़प्पा वगैरह की बात की होगी, तो वहां आपने ब्रॉन्ज, है ना, उसका नाम है हिंदी में उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? लौह युग, है ना। आयरन एज होता है, ब्रॉन्ज एज होता है, ठीक है। उस टाइम पे जो धातुएं चलती थी उसी के नाम पे आपने उसका टाइम पीरियड का नाम रख दिया कि यार वो ब्रॉन्ज एज है या फिर वो आयरन एज है, आप बोल देते हो, है ना। तो क्यों? क्योंकि उस समय उस धातु की खोज हुई थी। अब ऐसा नहीं कि धातु की खोज हुई थी, धातु या मेटल जो थी वो पहले से जमीन में थी, बट लोगों को मिल गई। ऐसा नहीं होता ना कि आप सोचते हो कि आपने खोजा, ना 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 ना, वो पहले से वहां चीजें थी, बस
एट द एंड यदि वो चीज आपको मिल जाती है तो आप क्या बोलते हो, यार मैंने खोजा। जैसे हम बोलते हैं ना वास्को डी गामा, इनका नाम लेते हैं, इंडिया अमेरिका इन सब की खोज में। अब ऐसा तो नहीं कि ना हम पहले से मौजूद नहीं थे, उन्हीं ने ही खोजा हमें, बस उन्होंने हमें ढूंढ लिया समझ लो, तो बस उसने ढूंढने के चक्कर में अपना नाम चिपका दिया कि भाई मैंने खोजा। करेक्ट। एनीवेज, तो धातु और अधातु की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये चर्चा आज से नहीं चलती, ये बहुत सालों से चली आ रही, पुरातन समय से चली आ रही है कि यार कैसे किसी के पास यदि ज्यादा धातु होती तो हम उसको इंपॉर्टेंस दे देते हैं। आपको पता है कि आप जानते हो कि आज भी इंडिया या कोई भी कंट्री अपने फॉरेन रिजर्व को गोल्ड से चेक करती है, मतलब किसी के पास कितना गोल्ड मेटल है, धातु में सोना कितना है, उसके आधार पर हम उसकी अमीरी और गरीबी की बात करते हैं। तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है धातु, इसलिए धातुओं को पढ़ना यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को जानना बेहद जरूरी होता है बच्चा। ठीक है, चलिए, बिसाइड्स मेटल एंड नॉन मेटल्स देयर इज अ थर्ड कैटेगरी, जो मैंने आपको बताया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच में फंसे हुए हैं, इन्हें मेटलॉइड्स कहते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक चर्चा करता हूं, मेरा फोन दूर रखा है नहीं तो मैं आपको बताता। जब आप फोन देखते हो अपना, आपको पता है फोन में सारी चीजें हैं, मेटल भी है, नॉन मेटल भी है और मेटलॉइड्स भी है। नॉर्मली जब मैं आपसे पूछता हूं मेटल का है तो बेटा बॉडी किसकी बनी होती है जनरली, आप बताओ। मेटल्स की, एल्यूमिनियम फाइबर, या हो सकता है आजकल तो बहुत अच्छे अच्छे फोन्स आते हैं एप्पल वगैरह के, वो मेटेलिक बॉडी के होते हैं, उसका नाम ही होता है मेटेलिक बॉडी। उनमें वायरिंग किसकी होगी सर, कॉपर वगैरह की, एल्यूमिनियम वगैरह, वो भी क्या है मेटल। बेटा उसमें चिप्स लगी होती है किसकी, सेमीकंडक्टर्स वगैरह लगे होते हैं, वो किसके होते हैं, मेटलॉइड्स। यानी कि वो ना मेटल्स होते हैं ना वो नॉन मेटल्स होते हैं, वो होते हैं मेटलॉइड्स। अच्छा, क्या हमने बैटरी वगैरह का यूज करते हैं, बैटरी वगैरह करते हैं ना, हालांकि आपके फोन में लिथियम इलेक्ट्रोड की बैटरी होती है, बट बहुत जगह आपने बैटरी में देखा होगा कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट, कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। मैं बस आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे आसपास हम नॉर्मली जो भी चीजें देख रहे हैं उसमें काफी कुछ मेटल है, काफी कुछ नॉन मेटल है, काफी कुछ मेटलॉइड्स है, पर हम ध्यान नहीं देते, नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब हमें इस चैप्टर में वो काम नहीं करना, हमें एक एक चीजों को बहुत प्रॉपरली सीखना है। ठीक है, चलो, तो इसी बात पर हम और आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया कि मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स अराउंड 80% आर मेटल्स विद ओनली 22 बीइंग नॉन मेटल्स, लगभग 22 के आसपास नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, एनीवेज, अब हम प्राइमरीली बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, कि भैया कैसे पता लगाएंगे कि मेटल जो है वो देखने में हमें कैसे समझ में आएगी कि यार ये मेटल है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज होती है लश्यर। लश्यर का मतलब क्या होता है, चमक। चमक मतलब जैसे कि आप सोना देखते हो, चांदी देखते हो, वो नॉर्मली आपको जो मेटल दिखती है वो चमकदार होती है ना यार, यदि सोने में चमक होगी तभी तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो। करेक्ट, तो लश्यर का मतलब होता है कि कोई मेटल, बेटा ये कलर चेंज कर देना चाहिए था, ये कलर गोल्ड का ही था बट उन्होंने सिल्वर कर दिया, इट्स फाइन। ठीक है, इसको सिल्वर कंसीडर कर लो। तो जो आपकी जो मेटल्स होती है जनरली उनमें चमक यानी कि लश्यर का बिहेवियर होता है। बड़ी आसानी से आप दूर से पता देखकर बता सकते हो कि यार ये कुछ मेटल बॉडी जैसी लग रही है। करेक्ट, जब आप नया नया कोई आइटम लेकर आते हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में नई नई टेबल लाते हो, कितनी चमकती है ना, आयरन की होती है। कोई नई मेटेलिक चीज आती है वो कितनी चमकती है, क्योंकि उसके अंदर वो प्रॉपर्टी थी। हाँ, ये बात अलग है कि टाइम के साथ उसकी जो चमक है वो कम हो जाती है, रीजन उसका होता है कोरोजन। बट यूजुअली जैसे आपने अपने घरों में देखा होगा ना, मम्मी लोगों से पूछिएगा कि वो लोग चांदी के आभूषण पहनते हैं, पर उनके जो चांदी के आभूषण है ना, वो शुरुआती जब उन्होंने खरीदे तब बहुत चमक रहे थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे हल्के से काले से पड़ गए, उसको हम बोलते हैं कोरोजन। बट इन जनरल यदि कोई आपसे पूछता है कि मेटल्स में लश्यर होती है तो आपको बोलना है हाँ, यानी कि मेटल्स में चमक होती है। हाँ, जैसे कि गोल्ड में अपने आप में किस तरीके की चमक होती है, येलोविश कलर की, कॉपर में रेड ब्राउन कलर की होती है। करेक्ट, ओके। दूसरी प्रॉपर्टीज क्या होती है, दूसरी प्रॉपर्टी होती है बच्चा हार्डनेस। आप एक बात बताओ, मेटल्स जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके दिमाग में डाल दिया एग्जांपल, लोहा, आयरन भी एक मेटल है, चमकती है। मैंने बोला सोना, मैंने बोला चांदी। बच्चा एक बात बताओ, ये नॉर्मली आपको किस तरीके से देखने को मिलती है, मतलब ये सॉलिड मिलती है, लिक्विड मिलती है, गैस। सर कैसी बात है करो, हमने तो सोना हमेशा हार्ड देखा ना, सॉलिड देखा। करेक्ट, मैक्सिमम मेटल आपको सॉलिड फॉर्म में देखने को मिलेगी, सॉलिड फॉर्म में ही आपको मेटल्स मैक्सिमम देखने को मिलती है। करेक्ट, और यूजुअली ये हार्ड भी होती है। हार्ड का मतलब एकदम टफ। क्यों होता है, क्योंकि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा, या फिर आपने नोटिस किया होगा, जो भी सॉलिड चीजें होती हैं या जो भी ऐसी चीजें होती हैं जिनमें उनके पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, बहुत पास पास होते हैं,
है ना, पास पास का मतलब एकदम साथ में ऐसे बंधे हुए होते हैं, बहुत क्लोज स्ट्रक्चर्ड होते हैं, तो वो अपने आप में थोड़ा सा हार्ड हो जाते हैं, सॉलिड की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर होते हैं तो वो लिक्विड बन जाते हैं, और दूर होते तो गैस होते हैं। बट मैंने आपको क्या बोला, मैक्सिमम मेटल्स सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, क्योंकि उनके पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली अपने आप को जोड़ के रखते हैं। क्लियर? तो ये बात हमने मेटल के बारे में एक और चीज जानी, जैसे कि आयरन हो गया, सिल्वर हो गया। पर बेटा कुछ ऐसी मेटल्स भी होती हैं जो बहुत सॉफ्ट बिहेवियर की होती है, मतलब आपको देखने पर वो कैसी लगेंगी कि हाँ है तो सॉलिड पर सॉफ्ट होती हैं। अभी मैंने आपको सोडियम का जिक्र किया। सोडियम और पोटेशियम दो ऐसी मेटल्स होती हैं नॉर्मली कि यदि आप इनको चाकू से काटो तो ये बड़ी आसानी से चाकू से कट जाएंगी। ऑल्दो वो सॉलिड है तो वो सॉलिड, लेकिन उसके बावजूद में उनका स्ट्रक्चर, उनकी हार्डनेस थोड़ी कम होती है, उनको आसानी से बड़े आप चाकू से काट सकते हो। यानी कि यदि हम लोहे को काटे तो नहीं काटेगा क्योंकि वो ज्यादा हार्ड है। वेयरएज सोडियम पोटेशियम थोड़ा सा सॉफ्ट होते हैं, वो आसानी से कट सकते हैं। अच्छा, कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं, मैंने अभी क्या बोला कि मेटल्स यूजुअली हार्ड होती हैं और सॉलिड फॉर्म में होती हैं, बट एक पर्टिकुलर का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हम नॉर्मल कंडीशन में बात करते हैं। तो एक पर्टिकुलर की बात मैं कर रहा हूं जिसका नाम है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी आपने देखा है, बिल्कुल देखा होगा, कभी ना कभी आपको बुखार चढ़ा होगा, डॉक्टर के पास गए होगे, है ना। डॉक्टर ने क्या किया होगा, एक थर्मामीटर आपके मुंह में लगा दिया होगा टेम्परेचर चेक करने के लिए। जब वो थर्मामीटर बाहर निकालता है तो वो देखता है ना कि उसमें एक सफेद सफेद कलर का आपको क्या बोलूं, छर्रा जैसा दिखता है जो इधर उधर होता है, वो क्या होता है बच्चा, मर्क्यूरी होता है। आजकल तो हालांकि थर्मोमीटर डिजिटल वाले हो गए, बट पहले के लोगों को पता है। आपने ब्लड प्रेशर की मशीन देखी होगी, उसमें भी ऊपर नीचे होता है, तो वो लिक्विड फॉर्म में होता है मर्क्यूरी, जबकि वो अपने आप में क्या है, एक मेटल है। तो मर्क्यूरी जो है वो एक लिक्विड मेटल होती है, ये चीज आपको याद भी रखनी है। क्लियर? और क्या प्रॉपर्टीज होती है हमारे मेटल्स की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। अब एक बात बताओ, जब कोई चीज बहुत ज्यादा सॉलिड है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उसको पिघलाना यानी कि उसको गलाना, मेल्ट करना आसान होगा कि लाइक टफ होगा? यार बड़ा कॉमन सेंस है, ये तो सर टफ होगा ना। कोई चीज यदि बहुत हार्ड है, बहुत टाइट टाइप की चीज है, तो उसको तोड़ना आसान तो होगा नहीं। बस इसका मतलब मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी कि जिस टेम्परेचर पर वो गल सकती हैं, या फिर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पर वो उबल सकती हैं, पहली बात तो उनको गलाना ही मुश्किल है। पहले कोई चीज मेल्ट होगी और फिर वो चीज बॉइल होगी, है ना। जब आपको ये पता है कि यार उसको मेल्ट करना ही बहुत तकलीफ वाला काम है, तो बॉईल करने वाला काम तो और ज्यादा बड़ा हो गया ना। तो यूजुअली मेटल्स हार्ड और सॉलिड होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। अब इसमें उल्टा काम कौन करेगा, सोडियम पोटेशियम, वो तो सॉफ्ट है ना। एनीवेज, मेटल्स टिपिकली एग्जिबिट हाई मेल्टिंग पॉइंट, जो मैं आपको बता रहा हूं। फॉर इंस्टेंस बेरिलियम, देखो बेरिलियम एक मेटल होता है बच्चा, इसका कितना दिख रहा है, 1287 यानी कि 1287 डिग्री सेल्सियस, 1287 डिग्री सेल्सियस, कितना ज्यादा हाई टेम्परेचर है। सोचो हम तो कितने आसपास अपने, कितने हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कितना टेम्परेचर का होता है, लगभग कितना होता है, आप अपने आसपास देखेंगे तो लगभग आपको 25-30 के अराउंड आपको टेम्परेचर मिलेगा, करेक्ट। लेकिन ये देख रहा 1287 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा है, और बॉइलिंग पॉइंट तो इससे भी ज्यादा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा ही होगा। However, there are exceptions such as sodium and potassium. मैं आपको पहले बता चुका हूं, सोडियम एंड पोटेशियम कंपैरेटिवली थोड़ी सी सॉफ्ट होने की वजह से बड़ी आसानी से गल जाती हैं, बॉईल हो जाती हैं, ठीक है। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली कम होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेलिबिलिटी। ये क्या होता है, तो देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने क्या करना है, एक लेना है हथौड़ा, और आप यदि उस हथौड़े को किसी भी मेटल को पटक पटक के क्या कर सकते हो, शीट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लैट कर सकते हो। इसका मतलब उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलिबिलिटी की। और ये मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी यानी कि फैलने की जो प्रॉपर्टी है, ये भाई मेटल्स में होती। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि आप अपने घरों में एल्यूमिनियम की फॉइल का इस्तेमाल करते हो। खाने को देखा होगा ना, इस टाइप की फॉइल होती है खाने को पैक करने के लिए, एल्यूमिनियम फॉइल। वो बनी कैसे होगी भाई, उसको पीटा गया है, उसको शीट में कन्वर्ट किया है। और यदि कोई मेटल पतला होकर अपने आप को एकदम पतला कर सकता है, पिट पिट के, तो उसको हम बोलते हैं कि मेटल्स के पास या उस पर्टिकुलर चीज के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती, मेलिबिलिटी की प्रॉपर्टी होती, करेक्ट। क्या आप कांच को पीट सकते हो, नहीं, कांच को आप पीटोगे वो टूट जाएगा। पर यदि आप लोहे को पीटते हो, आपने नोटिस किया होगा कुछ राजस्थानी लोगों को आपने देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, अपने आसपास बाहर, शहर के बाहर या कहीं शहर के अंदर आपने देखा होगा, वो लोग लोहे के बर्तन बनाते हैं। बेटा वो लोहे के बर्तन बनाने से पहले लोहे को गर्म करते हैं और फिर उसको हथौड़े से मारते हैं। देखा आपने, फोर्जिंग बोलते हैं उसको,
यूजुअली, ठीक है। तो वो जो फोर्जिंग वाली टेक्निक होती है उसमें क्या करते हो, आप पीटते हो और पीट के उसको क्या करते हो, पतला करते हो, पतला करते हो। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि लोहा एक मेटल है और मेटल में पतला होने की क्षमता, चादर बनने की क्षमता है, मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी है। क्लियर? चलो ठीक है। तो मेटल कैन हैमर्ड इनटू थिन शीट्स, जिसे हम बोलते हैं मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी। बट बेटा एक चीज याद रखिएगा कि जो जिंक है ये कहने के लिए नॉन मेटल है पर इसके पास मैलिबिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं होती है। सो जिंक इज अ एक्सेप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। क्लियर? चलो, एक्सेप्शन का मतलब जो हमारा काम जनरली नहीं करके दे रहा या उल्टा करके देता है। डक्टिलिटी, ये क्या चीज है? अब जैसे आपने पीट पीट कर चादर बना लिया, अब उसको हम खींच खींच के, यदि किसी चीज को हम खींच खींच के उसके तार बना सकें तो वो प्रॉपर्टी कहलाती है डक्टिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आपने नोटिस किया होगा कि गोल्ड, आप जानते हो गोल्ड, जानते क्या, सुना क्या, आपने देखा भी ना, आपने नोटिस किया होगा कुछ लोग गोल्ड के कानों में वो पहने रहते हैं, रिंग तो नहीं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, तार पहने रहते हैं, ठीक है। या मम्मी लोगों के या किसी लेडीज के आपने देखा होगा ना, जो इनके कान के जो बाले होते हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं। नोटिस किया कभी आपने? इतना पतला तार कैसे बना होगा? पतला तार इसलिए बना होगा क्योंकि मेटल्स के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि यदि कोई उनको खींचता है तो वो खींच कर अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं बच्चा? वो खींच खींच कर अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं पतले पतले तारों में, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी, यानी कि उनमें डक्टाइल होने की प्रॉपर्टी होती है, बड़ी आसानी से वो खींचकर तार बन जाते हैं। आपने इसी वजह से कॉपर के, देखो आप घरों में आपने नोटिस करो, हम कॉपर के वायर यूज करते हैं, है ना। घरों में एल्यूमिनियम के वायर या कॉपर के वायर आपने देखे होंगे ना, बिजलियों के लिए हम करते हैं यूज। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता था कि ये मेटल्स है और मेटल्स क्या करती हैं, बड़े आसानी से क्या कर सकती है, तार निकाल सकती हैं, अपने आप को खींच खींच कर तार बना सकती हैं। तो दिस इज कॉल्ड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, या डक्टाइल प्रॉपर्टी। जिंक हाउएवर इज एन एक्सेप्शन। अब भाई जो पिट नहीं पा रहा, खुद को पिट पिट के फैला नहीं पा रहा, वो तार भी नहीं बना पाएगा, तो जिंक मैलिबल भी नहीं होता या कम होता है, एज वेल एज जिंक मेटल होने के बावजूद डक्टाइल भी बच्चा कम होता है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर? गोल्ड के हम बहुत ज्यादा ऑर्नामेंट से, आभूषण इसी वजह से तो बना पाते हैं क्योंकि गोल्ड जो होता है वो आसानी से पिट कर अपने आप को फैला लेता है। आपको पता है पुराने लोग जो गोल्ड चेक करते थे ना, वो बड़ी आसानी से पता लगा लेते कि यार ये गोल्ड जो है शुद्ध है कि नहीं। वो क्या करते थे, अपने दांतों में से फंसा के देखते थे, यदि दांत का इंप्रेशन उस गोल्ड पर आ रहा है तो वो बोल देते थे कि यार मेटल ठीक है, सही है, और यदि इंप्रेशन नहीं आता तो वो समझ जाते थे कि इसमें कुछ मिलावट है। क्योंकि ना गोल्ड के पास ये प्रॉपर्टी को अपने आप को ना थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती है, ठीक है। मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी जैसी प्रॉपर्टीज बड़ी आसानी से उसका इस्तेमाल करती है और इसी की वजह से उसके अपन क्या बना लेते हैं भाई साहब, आभूषण वगैरह बना लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब जितनी भी धातुएं यानी कि मेटल्स होती हैं उनमें मैक्सिमम ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से बिजली को यानी कि लाइट को यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बुक में ये डायग्राम दिया गया है। इस बुक में क्या किया गया है, बुक में बोल रहा हूं बच्चा, डायग्राम में क्या किया गया है कि एक बैटरी लगा दी, ठीक है, उसी सर्किट में मैंने बैटरी के आगे एक बल्ब लगा दिया और ये अपन ने तार, एक हिस्सा ये है बी और बैटरी का दूसरा हिस्सा तार ये है ए। अब यहां हमने क्या किया, इन ए और बी के बीच में मान लो मैंने कोई मेटल फंसा दी। कौन सी मेटल फंसा दी? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां फंसा दी कौन सी मेटल, अपन ने फंसा दी गुरु यहां क्या, ये फंसा दी अपन ने आयरन, ठीक है। और अपन ने यहां क्या कर दिया, स्विच चालू कर दिया। अब जैसे ही मैं स्विच चालू करूं और यदि ये बल्ब ऑन हो जाए, इसका मतलब क्या है, इस बैटरी से करंट जो है यहां से यहां तक बल्ब तक जा पा रही है। करेक्ट भाई, आपने स्विच ऑन किया तो करंट इस आयरन से होते हुए यहां पहुंच गई, और यदि मेरा बल्ब जल गया इसका मतलब जो वो आइटम तुमने अभी बीच में लगाया है वो अपने आप में क्या है, मेटल है। क्यों? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देती हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टिविटी बिहेवियर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अच्छा, इसी की जगह में यदि मान लो लकड़ी लगा देता, मान लीजिए मैं क्या लगा दिया, वुड लगा दिया या प्लास्टिक लगा दिया, लकड़ी लगा दिया, तो आप मुझे बताओ क्या बीच में लकड़ी लगाने के बावजूद मैं स्विच ऑन कर दूं तो क्या ये बल्ब जलेगा? ऑब्वियस सी बात नहीं जलेगा। तभी तो हम करंट को हटाने के लिए, किसी को करंट से बचाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। तो बस यही चीज हमें बताई किसने, मेटल ने, कि यदि कोई मेटल है तो उसको पहचानने का एक और तरीका यह है कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि मेटल्स आर इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है और यही तो रीजन है ना कि हम अपने घरों में कॉपर वगैरह के या एल्यूमिनियम के वायर यूज कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज मैं आपको बताता हूं इंटरेस्टिंग, सिल्वर का नाम सुना है, चांदी,
ये भी क्या है, मेटल है। पता है आपको, जो सिल्वर होती है, जो मेटल होती है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे आसानी से इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव होती है। यानी कि यदि मैं पूछूं आपसे कि भाई सबसे आसानी से बिजली किसके अंदर से गुजरेगी, कॉपर, एल्यूमिनियम या सिल्वर, तो आपका आंसर होगा सिल्वर। फिर आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि सर आप बोल रहे हो कि सिल्वर में बहुत अच्छे से बिजली गुजर सकती है, तो हम तार कॉपर के या एल्यूमिनियम के क्यों यूज करते हैं, हम सिल्वर के यूज क्यों नहीं करते? तो बच्चा, जो मेटल्स होती हैं वो महंगी होती हैं। यदि हम उनमें देखें किसको, हाई, जो कुछ मेटल्स हैं, मैं बताता हूं आपको, जो मेटल्स होती हैं ना, वो बहुत सारी मेटल्स हमारे पास, लेकिन जो सिल्वर होती है वो प्रीशियस मेटल में काउंट होती है। यानी कि वो ऐसी मेटल है जो थोड़ी सी इकोनॉमिकली ज्यादा, इकोनॉमिक्स में ज्यादा ऊपर है, मतलब उसका प्राइस जो है वो ज्यादा, जैसे कि गोल्ड होती है, जैसे सिल्वर होती है, जैसे प्लेटिनम होती है, इनका रेट थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब आप सोच के देखो, आपको एक घर में तार डालना है और आपने सिल्वर के तार डाल लिए, बेटा कितना महंगा पड़ जाएगा। अब हमारा काम तो कॉपर से भी चल रहा था, हमारा काम तो एल्यूमिनियम से भी चल रहा था। तो आप मुझे बताओ, पैसा लगाना और चाहते हो कि पैसा बचाना चाहते हो घर में? जिनके पास बहुत पैसा, लगा दो सिल्वर का, पर बेटा खुदा ना खास्ता चोरी हो गई तो बिजली की चोरी का तो पता नहीं, तार की चोरी जरूर हो जाएगी, क्योंकि आपने चांदी के तार डाल रखे हैं। तो वो इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होती, मतलब हम पैसे के हिसाब से देखें तो चांदी जो है वो महंगी पड़ती है, इसलिए हम चांदी का इस्तेमाल नहीं करते, जबकि चांदी इलेक्ट्रिकली ज्यादा कंडक्टिव मेटल होता है। क्लियर? एनीवेज, यही चीज है ना, इसलिए हमने ये सब मेटल्स का यूज हम बहुत सारी जगह पे करते हैं, टीवी वगैरह में, इधर उधर। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, बिल्कुल एक वैसी ही कंडक्टिविटी होती है जिसको हम बोलते हैं थर्मल। थर्मल का मतलब हीट। जब भी आपको ये शब्द मिले ना, ये वाला, अजय भाई, तनजा, जब भी आपको ये शब्द मिले थर्म, थर्म का मतलब होता है बच्चा हीट, ये वाला शब्द थर्म। जब भी थर्म शब्द मिले समझ जाइएगा किसकी बात हो रही है, हीट की। तो ये जो मेटल्स होती है ना, ये सिर्फ इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं होती, ये आसानी से हीट को भी एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकती है। जैसे कि आपकी बुक्स में ये एक डायग्राम दिया है, इसमें क्या किया गया था, उन्होंने एक स्टैंड लगाया, नीचे एक बर्नर यानी कि आग जला के रख दी। अब इन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि काम करो, चेक करो कि कोई भी मेटल हीट को पास करा सकती है, यानी कि हीट कंडक्टिव है कि नहीं है, थर्मल कंडक्टिव है कि नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि एक, मान लो आपने क्या लिया, एक ये मेटल का वायर ले लिया, ये क्या ले लिया आपने, कोई भी मेटल, फॉर एग्जांपल मैंने किसका वायर ले लिया, आयरन का। ठीक है, और इधर क्या लगा दी हमने, मोम लगा दी, वैक्स लगा दी। ठीक है, इधर क्या लगा दिया आपने, मोम लगा दी, थोड़ी सी मोम चिपका दी। अब हम बर्नर में यहां क्या जला रहे हैं, नीचे आग जला रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा गर्म होना शुरू होगा। अब जैसे ही ये गर्म होगा तो धीरे धीरे वो जो गर्माहट है, यानी कि जो हीट है, वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि मेटल का बिहेवियर यही है कि हीट को ये अपनी बॉडी से पास करा देता है। इसी वजह से तो आपने घरों में देखा होगा ना, चिमटे में, हम चिमटे में देखा होगा आपने, या चिमटे की जगह कोई भी ऐसा बर्तन, कभी कभी क्या होता है ना, खाना बनाते वक्त करछली, झरिया जो आप बोलते हैं, वो कढ़ाई के अंदर रह जाता है। थोड़ी देर बाद जब आप उस करछली या झरिया को निकालते हो तो आपका हाथ एकदम जल जाता है। क्यों जल जाता है? क्योंकि अंदर से हीट कहां मिली, अंदर मिली, आपने कढ़ाई के अंदर वो डाल रखा था, तो हीट मिली एक तरफ से, और वो हीट होते 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 उस बर्तन के दूसरे हिस्से में आ गई, झरिया या करछली के दूसरे हिस्से में। आपने नोटिस किया होगा। तो यही चीज यहां हुई कि यदि आपने ये आयरन का वायर यहां लगा दिया तो आप भले ही गर्म यहां कर रहे थे, पर यहां भी मोम पिघल जाएगी, क्योंकि हीट यहां से यहां धीरे धीरे पास हो जाएगी। और ये बिहेवियर होता है मेटल्स का, जिसे हम बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? The ability to transfer heat from one end of substance to the another end is known as thermal conductivity. Clear? बट यहां भी एक्सेप्शंस होते हैं। मर्क्यूरी अपने आप में, जो कि लिक्विड मेटल था, अभी आपको समझाया था, वो हीट कंडक्टिव नहीं है, यानी कि वो हीट को पास नहीं कर सकता। एज वेल एज लेड, पीबी, ये जो लेड होता है बच्चा, पीबी, ये आपने पहले नहीं सुना होगा, पहले पता है इसको पेट्रोल में डाला करते थे हम लोग। ठीक है, एनीवेज अब तो ये बंद हो गया। एक लेड मेटल होती है, ये भी हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकती। आपको फिलहाल के लिए इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब साउंड। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने लोहा लिया और उसको बजाना शुरू किया, क्या एक आवाज नहीं आती, टन टन? क्यों आती है? क्योंकि मेटल जो है वो साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी कि जब आप उस पर कुछ भी तरीके से मारेंगे, किसी भी चीज को मारेंगे, तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये बिहेवियर होता है मेटल का, और इस बिहेवियर को बोलते हैं सोनोरिटी इफेक्ट या साउंड इफेक्ट जनरेट करना बोलते हैं। इसी वजह से तो आप क्या करते हो, है ना, आप यूजुअली अपने साइकिल में मेटल की जो घंटी लगाते हो ना, है ना, स्कूल में घंटा किसका होता है? वो लोहे का। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि जब हम उसको बजाएंगे वो बजेगा।
अच्छा, जितनी प्रॉपर्टीज आपने देखी इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चा, बट वो बुक्स के हिसाब से मेंशन नहीं, इसलिए ज्यादा इसमें जिक्र नहीं किया, पर फिर भी मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आपको पता था कि जो मेटल्स हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड हैं, बहुत ज्यादा सॉलिड हैं। अब जब कोई चीज हार्ड और सॉलिड होती है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि कोई चीज हार्ड है और सॉलिड है, इसका मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ज्यादा पास पास हैं, करेक्ट। और जब किसी के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा पास पास होते हैं तो साथ में बच्चा ये डेंस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। डेंस का मतलब जैसे कि मेरे अभी ये सिर पर बहुत ज्यादा बाल हैं, इतने एरिया में बहुत ज्यादा बाल हैं, तो आप बोलेंगे कि बालों की डेंसिटी ज्यादा है। और यदि मान लीजिए यही मेरी चांद निकली होती, बाल कम होती, तो आप क्या बोलते हैं? बालों की डेंसिटी कम है। डेंसिटी का सिंपल मतलब है एक लिमिटेड वॉल्यूम में, लिमिटेड एरिया में कितने लोग बैठे हैं, बेसिकली भीड़। अब सॉलिड मेटल्स होती हैं जनरली, तो मेटल सॉलिड, इसका मतलब क्या? उनके यदि मान लो मैंने इतना एरिया लिया, इतना वॉल्यूम ले लिया, इतने वॉल्यूम में जितने ज्यादा इसमें पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। तो मेटल्स यूजुअली हाई डेंस चीजें होती हैं, उनमें डेंसिटी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो खुद सॉलिड है, और सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। अब इतने एरिया में यदि आप बहुत ज्यादा पास पास पार्टिकल्स रख दोगे तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो चीज कैसी हो जाएगी? डेंसिटी में हाई। तो ये भी एक बिहेवियर होता है किसका? मेटल्स का, हाई डेंसिटी। ठीक है बच्चा, मेटल्स में एक और बिहेवियर होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब वजन झेलने की क्षमता। फॉर एग्जांपल, यदि मैं आपके सामने ये रिमोट की बात करूं, इस पे मैं किसी भारी चीज को रख दूं तो हो सकता है ये वजन ना झेल पाए या टूट जाए, यानी कि इसमें टेंशन लेने की क्षमता, चीजों को पकड़ने की क्षमता नहीं होगी। लेकिन जब मैं किसी लोहे की, फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, ये मेरे सामने देखो चीज रखी, मैं बताता हूं आपको। जैसे ये लोहा है, ठीक है, क्या मैं इसके ऊपर किसी चीज को रख दूं तो ये आसानी से वजन झेल लेगी? बिल्कुल, क्योंकि इसमें वेट झेलने की क्षमता होती है। इसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंशन लेने की क्षमता, है ना। इसके ऊपर जितना वजन रखोगे उतनी ज्यादा टेंशन में आएगी ये, तो इसके अंदर टेंशन लेने की क्षमता है, तो हम बोलेंगे इसको कि मेटल्स हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए, तो अभी हमने जितनी भी बातें की वो सारी बातें हमने की थी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। अब देखो नाम में ही लिखा है नॉन मेटल, यानी कि अब तक जो आप मेटल में हाँ हाँ कह रहे थे, नॉन मेटल में नाना कर दो। नॉन मेटल्स यानी कि, रुक जा भाई, तेरे को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। मेटल्स में जो आपने अभी हाँ बोला ना, उसके आगे क्या लगा दो? नॉन, यानी कि ना लगा दो बस। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सबसे पहला आपको क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहला आपको मिलेगा लस्टर, यानी कि शाइनिंग। अब यूजुअली मेटल्स कहती थी कि हम चमकेंगे, सोना चांदी चमकेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स कहती हैं हमारे पास लस्टर यानी कि चमक नहीं है बाबा, हम नहीं चमक सकते। जैसे कि आपके सामने एक क्या रखा है? कोयला रखा है। कार्बन अपने आप में एक नॉन मेटल होता है, चमकता है क्या? नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सारे नॉन मेटल ऐसे ही है, मतलब उनमें कोई चमक नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं चमक जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कार्बन के ही दो भाई हैं, कजन ब्रदर, ठीक है। कार्बन का ही एक भाई है, इसका नाम है क्या? डायमंड। भैया ये तो दुनिया का ऐसा लगता है सबसे ज्यादा चमकने वाला आइटम है, करेक्ट। तो ये जो कार्बन का ही भाई है डायमंड, ये तो चमक रहा है। मैं आपको वही बता रहा हूं कि नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होते हैं ये कहते हैं हम चमकेंगे नहीं, बट कुछ लोग होते हैं जो अपवाद होते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब वो काम करते हैं जो जनरली हम नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि आपके घरों में 5 लोग एक काम कर रहे हैं, छठा वाला काम कर रहा है, तो आप बोलते हो ना कि यार तुम उल्टा ही चल रहे हो, उनको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। ऐसे ही जो नॉर्मली आपको नॉन मेटल्स देखने को मिलेंगे वो चमकते नहीं है, बट कार्बन का एक भाई है नॉन मेटल वाला डायमंड जो कि बहुत चमकता है, इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, आपको कुछ लोग और मिलेंगे जैसे कि आयोडीन, जैसे कि कार्बन का एक और भाई है ग्रेफाइट, ये लोग भी चमक जाते हैं, ठीक है। आयोडीन, ग्रेफाइट क्या होता है जानते हो आप? जब आप पेंसिल, नटराज, अप्सरा जो भी आपने लिखा होगा, उसमें ऊपर की जो निब होती है वो किसकी बनी होती है? ग्रेफाइट की। वो चमकती है क्या? बस आप यहीं धोखा खा गए भाई साहब। उसका कलर ग्रे है बट इट डजंट मीन कि उसमें चमक नहीं है। चमकती, आप उसको रख दोगे ना, दूर से दिख जाएगी वो चमकती है उसमें, ठीक है। कलर होता है वो तो ग्रे उसका। एनीवेज, तो आयोडीन और जो ग्रेफाइट होता है इनमें भी चमक होती है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लस्टर बिहेवियर, ठीक है। तो ये नॉन मेटल में क्या है? एक्सेप्शन है। हार्डनेस, अब जैसे आपने मेटल्स में क्या बोला था कि मेटल्स जनरली क्या होती है? बहुत हार्ड होती है। नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती हैं उनमें मैक्सिमम जो है वो गैस फॉर्म में पाई जाती है। क्या बोला मैंने? नॉर्मली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में कम पाई जाती हैं। अब यदि कोई चीज गैशियस फॉर्म में, तो आप मुझे बताओ
क्या वो हार्ड होगा या सॉफ्ट होगा? सर ऑब्वियस सी बात है ना, सॉफ्ट और हार्ड का जो बिहेवियर होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आप सॉलिड, लिक्विड या गैस हो। अब हमें पहले से ही पता था कि जनरली जो नॉन मेटल्स होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं। क्यों? क्योंकि यहां देखो, अरे यार पेन का क्या होता है, सॉफ्ट ड्यू टू लूज अरेंजमेंट। ठीक है, अब लूज अरेंजमेंट की बात मैं क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली गैसियस फॉर्म में आपको मिलेंगी, है ना। आप नॉर्मली क्या देखते हो? ऑक्सीजन देखते हो, नाइट्रोजन देखते हो, ये सब क्या है अपने आप में नॉन मेटल्स की कैटेगरी में आती है, तो ये गैसियस फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेंगी। करेक्ट, इसलिए ये हार्ड भी कम होती है ना, और आपको मैक्सिमम टाइम ये कैसे मिलेंगी? गैसियस फॉर्म में मिलेंगी। पर बच्चा याद रखिएगा, वैसे तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये हार्ड कम है, पर वही बात देख रहे हो आप, ये डायग्राम देख रहे हो डायमंड का, अभी मैंने क्या समझा है? कार्बन का एक भाई होता है डायमंड, जो कि बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा हार्ड होता है, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है ये। इसको यूज कहां कहां करते हो आपको पता है? चट्टानों को काटने के लिए, है ना, कटर होते हैं बड़े बड़े, उसमें लगाया जाता है, डायमंड कटर्स होते हैं। ठीक है, आप कांच काटने के लिए आपने देखा होगा, तो जो लोग फोटो फ्रेमिंग का काम करते हैं वो लोग छोटा सा डायमंड कटर इस्तेमाल करते हैं कांच को काटने के लिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा कि नॉर्मली आपको जो नॉन मेटल्स मिलेंगी वो हार्ड नहीं मिलेंगी, सॉफ्ट मिलेंगी और गैसियस फॉर्म में मिलती है। मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, अब यदि आपको ये चीज पता चल चुकी है कि नॉन मेटल्स उतनी हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है और गैसियस फॉर्म में है, तो सिंपल सा लॉजिक है ना, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कंपैरेटिवली मेटल्स के इनके कम होंगे। यदि हम मेटल की कंपैरिजन नॉन मेटल से करें तो मेटल जो होती है बहुत ज्यादा हार्ड होती है, सॉलिड होती है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे। अब नॉन मेटल कह रही है हम तो भैया सॉफ्ट है, गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या रहने वाला है? कम रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, एक उल्टा भाई कौन था? डायमंड, उसको मत भूल जाना। So non-metals typically have lower melting and boiling points compared to metals. This is because their atomic structure is less densely packed. Obvious सी बात है, गैसियस फॉर्म में रहोगे तो पार्टिकल्स दूर दूर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा आप क्लोज स्ट्रक्चर नहीं हो, तो आपको मेल्ट करना या बॉइल करना बड़ा आसान होता है। लेकिन याद रखना, एक भाई हमारा उल्टा है, कौन? कार्बन का भाई कौन था? डायमंड। यस, मैलिएबिलिटी यानी कि वही पिट पिट के चादर बनने की क्षमता। धातुओं में यानी कि मेटल्स में पिटने की क्षमता थी, वो फ्लैट होकर अपने आप को चादर बना लेती थी, पर नॉन मेटल में ऐसा नहीं है। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप किसी कांच को तोड़ते हो तो या उस पर कोई हथौड़ा मारोगे तो वो फ्लैट नहीं होगा, बल्कि ये टूट जाएगा और पाउडर जैसा बन जाएगा। उस बिहेवियर को हम मैलिएबिलिटी नहीं बोलते। मैलिएबिलिटी का बिहेवियर मेटल में होता था, जब किसी पर आप हथौड़ा मारे और वो बारीक हो जाए, पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, टूट जाए, चूरा बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं ब्रिटलनेस, हिंदी में बोलते हैं भंगुरता। ठीक है, तो नॉन मेटल का बिहेवियर होता है ब्रिटल, ना कि मैलिएबल। जैसे कि कार्बन का टुकड़ा, आपने फॉर एग्जांपल कोयला देखा होगा, वो क्या है? नॉन मेटल कार्बन। जब आप कोयले पर हथौड़ा मारेंगे तो वो पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो फैलता नहीं बल्कि चूर चूर हो जाता है, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। यानी कि ये जो लिखा है ना आपके सामने, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ठीक है, आ गया कि नहीं आया? आजा भाई, ब्रिटल इन नेचर। क्लियर? चलो आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करनी है? आगे बात करनी है डक्टिलिटी की। अब नॉन मेटल्स और मेटल्स में एक डिफरेंस ये भी है, आप मेटल के लिए बोल रहे थे कि खींचो तार बना लेंगे, नॉन मेटल्स कहते हैं यार हम पिट ही नहीं सकते, हम खींच ही नहीं सकते, तो हमारे तार क्या बाबा जी बना लोगे? इनमें तार बनने की क्षमता, खींचने की क्षमता नहीं होती। दैट मीन्स दे आर नॉट एबल टू ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी कि दे आर नॉट एबल टू ब्रिंग इनटू द वायर केस। दैट मीन्स आप उनको डक्टाइल नहीं बोल सकते, वो तार नहीं बना सकते। क्लियर? चलिए अगला है कंडक्टिविटी। जैसे मेटल में आपने क्या बोला था कि ये मेटल जो होते हैं ये हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के बड़े आसानी से कंडक्टिव होते हैं, यानी कि ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास करा देते हैं। इनको हमने बोला था इलेक्ट्रिकली हीट कंडक्टिव या थर्मली हीट कंडक्टिव, हमने बोल दिया था। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली, क्योंकि गैसियस फॉर्म में रहने वाले हैं, तो बड़ी आसानी से ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते। ये नॉर्मली आपको कैसे मिलेंगे? नॉन कंडक्टिव। बट एक्सेप्शन हर जगह है। ग्रेफाइट जो अपने आप में नॉन मेटल है, क्योंकि कार्बन का भाई है, वो इलेक्ट्रोड बनाने के काम आता है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है आपकी बैटरी, उसमें आपने कभी ध्यान दिया सेल में, बैटरी में बेटा बीच में एक इलेक्ट्रोड लगा होता है ग्रेफाइट का, ध्यान दीजिएगा। वो ग्रेफाइट जबकि नॉन मेटल है, कार्बन का भाई है क्योंकि वो, लेकिन फिर भी हम उसको कहाँ यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वैसे तो नॉन मेटल्स कहती हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, पर प्रभु जी ग्रेफाइट कहता है मैं ये काम करके दिखा दूंगा, क्योंकि मैं तो अपवाद हूं, यानी कि एक्सेप्शन हूं। ठीक है, सो नॉन मेटल्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये क्या होता है, आपको ना एक चीज समझा देता हूं, मैं आपको समझाता हूं। देखो
फ्री इलेक्ट्रॉन, अरे आ जाओ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाओ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मली क्या होता है, किसी भी चीज के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी तब पास होती है जब उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट करते थे कि चेयर पे बैठ गए, प्लास्टिक की चेयर पे, और पीछे से कोई क्या करता था, टॉबल मारता था चेयर पे, या फिर कोई ऊपर से क्या कर देता था, रगड़ देता था। तो फिर हमारा एक दोस्त आता था और वो हमारे ऊपर ऐसा टच करता था तो करंट लगता था। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटा हमने क्या किया, हमने अपनी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट कर ली, चार्ज जनरेट कर लिया। ठीक है, ऐसा इस वजह से होता है। कभी भी आपको किसी भी चीज को ना, किसी भी चीज को करंट या किसी भी चीज में इलेक्ट्रिसिटी तभी आ सकती है जब उसके ऊपर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि ये चीज अभी आपके लिए जानने के लिए बहुत छोटे हैं आप, बट फिर भी अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही वो वजह है जिसके चक्कर में किसी भी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या इस प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, तो नहीं, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब इसके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मौजूद है। वहीं जब मैं आपकी बॉडी पर, है ना, ऊपर से घिसूं, कंबल से घिसूं या पीछे से आपके टॉबल मारूं, तो आपकी बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और इस चक्कर में क्या होता है, कोई आपको टच करता है तो झटका लगता है, या आप उठकर किसी मेटल को टच करते हो तो आपको झटका लगता है, क्योंकि फिर आपके अंदर से इलेक्ट्रॉन पास करना शुरू कर देते हैं। वो फ्री बैठे थे, वो घूमना शुरू कर देते हैं। एनीवेज, ग्रेफाइट एंड अदर एलिट्रोप ऑफ कार्बन इज एन एक्सेप्शन। वही मैंने बताया कि जो ग्रेफाइट है बच्चा, वो तो उल्टा काम करता है। कहने के लिए वो नॉन मेटल है, पर फिर भी हमें बोलता है कि हम क्या करने वाले हैं, हम आपको देंगे इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से निकाल के। लास्ट में आता है सोनोरिटी। सोनोरिटी का मतलब क्या था? साउंड इफेक्ट। जैसे कि मेटल में साउंड इफेक्ट होता था, यस, मेटल में साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते थे हम, बट जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहते हैं कि हमारे अंदर वो बिहेवियर नहीं है कि हम साउंड प्रोड्यूस करें। यानी कि यदि आप हमारे ऊपर कोई हथौड़ा, कोई चीज मारेंगे जिससे आपको लगता है कि आवाज पैदा की जा सकती है, तो हम नहीं कर पाएंगे, हमें माफ कीजिए, है ना। आपने गलती से यदि मान लो किसी कार्बन के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल आपने कोयले के टुकड़े के ऊपर कुछ मारा, तो वो टूट और जाना है, काहे का आवाज निकालेगा, है ना। इसका मतलब उनमें साउंड इफेक्ट प्रॉपर्टी यानी कि सोनोरिटी प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है, तो इतनी बातें आपने जो की हैं वो किसके लिए की हैं? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को लेकर अभी तक आपने बात की। इन फर्दर जब हम अगली वीडियो में मिलेंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा केमिकल बिहेवियर यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बताया था ना कि किसी को बाहर से देखने पर तो आप बता सकते हो कि यार ये महिला है, पुरुष है, ऐसे ही आप बाहर से देखने पर मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर सकते हो, पर अंदर से उनका बिहेवियर किस तरीके से, ये चेक कब कर पाएंगे हम? जब हमें उनके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानकारी हो। तो फिलहाल के लिए यहां हम यही रुकने वाले हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, बट उसके पहले आप इतने पोर्शन को बहुत अच्छे से एक बार देख लीजिए, इत्मीनान से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, तो बस मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और यूं ही शिक्षा के साथ बने रहिए। चलिए फिलहाल के लिए बाय बाय, थैंक यू।